अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा और आमिर मत्तीन। कंटेनर की सियासत करने वालों के अपने गले कंटेनर पड़ गए। रेड जोन को सील करने के लिए कंटेनर्स की भरमार, अवाम रुल गई। ऑपोजिशन के जलसों से पहले डॉक्टर्स, नर्सेज, असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन ने इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान कर दिया। महंगाई की सताई अवाम बिलबिला उठी और हुकूमत को दिसंबर नहीं देखने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की 4 सद्दा में खड़े होकर ललकार, ऑपोजिशन की तहरीक से परेशान हूं, ना ही कोई फर्क पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान का जवाबी वार। गुजरावाला में ऑपोजिशन इत्तेहाद पावर शो के लिए तैयार, शो डाउन करने के लिए हुकूमती मशीनरी की भी मार धाड़। एक और टॉपिक जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कौमी असम्बली हेल्थ कमेटी ने कीमतों में इजाफे की जाने वाली 94 अद्वियात की तफसीलात तलब कर ली हैं। अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के बजाय पीटीआई की हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में ही इजाफा कर दिया है। आज हेल्थ कमेटी में अद्वियात के हवाले से डॉक्टर फैसल सुल्तान को कौन सी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लास्टली, सीपैक मंसूबे बहुत तेजी से पाया तकमील की जानिब रवा दवा हैं। प्लानिंग डिवीजन का प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में वजाहत विफाकी वजीर असद उमर हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। आमिर साहब, जलसों की सियासत वाले इमरान खान आज खुद जलसों से क्यों खौफजदा है? आज इस्लामाबाद में जो कंडीशन थे आपके सामने है, कंटेनर्स लगा के जगह जगह बंद कर दिया गया। आपको किसने कहा है कि वो खौफजदा हैं? वो तो जब आएंगे तो वो कहेंगे कि घबराना नहीं जो है वो ये देखिएगा। बाकी आप सही कह रही हैं कि जो कंडीशंस इस वक्त हो गई है कि कंटेनर लग गए हैं और आइंदा चंद आने वाले दिनों में यहाँ कोई और नहीं, कुछ नहीं होएगा। कोई कोरोना नहीं याद रहेगा, कोई इकोनॉमी नहीं याद रहेगी, कोई कुछ नहीं, सब की दुकान खुल जाएगी। सियासतदानों की भी, मीडिया की भी, तो ये सड़कों पे ये सारा फोकस इधर आ जाएगा। गवर्नमेंट वही कर रही है जो गवर्नमेंटें ऐसे मौके पे हमेशा करती हैं। कंटेनर लगा लो, मार लो, पकड़ लो, दगड़ करो, सारा कुछ वही जो एक पैटर्न है वही होता है जो पीटीआई से पहले हुकूमतें भी करती आई हैं और अपोजिशन भी वही कर रही है जो पहले करती है हमेशा कि जी हमारे बंदों को उठा लिया, हमारे चाचे को उठा लिया और हमारे पे ये किया जा रहा है, कंटेनर लगाए जा रहे हैं, सख्तियां की जा रही हैं, थाने एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग्स हो रही हैं। एग्जैक्टली ये रीप्ले है जो पाकिस्तान में अगेन एंड अगेन पिछले 20, 30, 40 साल से होता आ रहा है। ठीक है, अब खबर क्या है? खबर ये है कि ये कोई खबर नहीं होगी कि जलसा गुजरांवाला का बड़ा हो गया। खबर ये हो सकती है कि अगर जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है बड़ा क्राउड, अगर उतना ना बड़ा हुआ तो फिर ये खबर हो सकती है, फिर खबर हो सकती है। वरना आप वहाँ का सिर्फ जोग्राफिया ही देख लें तो स्टेडियम में, क्योंकि अब वो नहीं कह रहे, वो नहीं अभी तक का तो पता नहीं क्या चेंज तब्दीली बाद में आए, पर फिलहाल का फैसला ये है कि स्टेडियम की बजाय अपोजिशन कह रही है कि उन्होंने जीटी रोड पे करना है। और गुजरांवाला का जीटी रोड अभी डिसाइड करना है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ पे जीटी रोड पे करेंगे, मगर जीटी रोड जितनी भी गुजरांवाले में है, वैसे ही गलती से अगर इंसान बाईपास छोड़ के गुजरांवाले शहर में घुस जाए, फंस जाए, तो आप 2-3 घंटे में नहीं निकल पाते हैं, वैसे ही इतना रश होता है। और क्योंकि गुजरांवाले के चारों तरफ, एक तरफ गुजरात को सड़क जाती है, एक तरफ सियालकोट को जाती है, नारोवाल को जाती है, वो हब है, तो शेखुपुरा, हाफजाबाद, पिंडी, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, तो इसलिए वैसे ही बड़ा रश रहता है। तो जब ये इन सारे इलाकों से वो आएंगे तो वो बड़ा तो उसने बन ही जाना है। मगर पता नहीं स्टेडियम में होने के क्या फ़वाइद थे, नुकसान थे नून लीग के लिए या पीडीएम के लिए। जो है वो ये फ़ायदा था कि अगर उन्होंने मियां नवाज शरीफ की तकरीर दिखानी है तो स्टेडियम में शायद वो ना सीनरी नज़र आ जाती। बात गवर्नमेंट के लिए भी आसानी थी कि इंतजाम, सिक्योरिटी ज़रा सिचुएशन बेहतर हो जाती है। मगर जीटी रोड के फ़ायदे जो अपोजिशन को ये हैं कि वहाँ बहुत जितने आगे रुक जाएंगे, ट्रैफिक बड़ी लगेगी और वो कह सकेंगे जी लाहौर से लेके गुजरांवाला तक और इधर जेलम तक, क्योंकि जेलम तक आप लाहौर से चलें जीटी रोड पे तो जेलम तक आबादी ही आबादी है। वो दरमियान में जो पहले दही इलाका आता था, ज़रूरी ज़मीन आती थी, अब वो तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। तो वो कह सकते हैं जनाब जेलम से लेके लाहौर तक का हमारा बड़ा जुलूस था। ये तो मामला अब होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं
कि पीपल्स पार्टी का एक रोल है कि पीपल्स पार्टी जो है आया वो जो पिगी बैक करके इनके ज़रिए दोबारा पंजाब के अंदर अपने आप को वो जमाना चाहेगी, या वो नज़र आएगी कि वो एक सेकंड फिडल है कि ये इस जो तमाम जो मजमा गुजरांवाले में लग रहा है और जो लाहौर में भी लगेगा, इसकी जो हीरोइन है ना, जो मेन किरदार होंगी वो मरियम बीबी होंगी। तो जरदारी जो बिलावल साहब उनकी सेकंड फिडल होंगे यहाँ पे पंजाब में, ये उन्हीं का है। हालांकि मौलाना फजल रहमान भी होंगे और भी 2 4 5 वगैरह वगैरह होंगे, मगर ये मरियम बीबी का शो है, ये मरियम बीबी का शो होगा। तो पीपल्स पार्टी वैसे बड़ी, वो मैं देख रहा था कायरा साहब हम का सिगा इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं, हमारे लोग, वो जो कहता है ना कि जी हंसी भी मौजूद है, वो एक लतीफ़ा मुझे वो याद आ रहा था। पर आज मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो की है वो शेख रशीद साहब ने की है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये कर लें धरने शरने अपने पूरे जो करना है इन्होंने कर लें। पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबा धरना जो है ना 126 दिन का हमने किया था, और हम अंपायर की उंगली भी थी, उसके बावजूद कुछ नहीं था बना, और आखिर में हमें अदालतों के पास जाना पड़ा था। तो ये अपना जोर लगा लें, क्या निकलेगा। तो वो एक मुआवजा ऑटोमेटिकली आ जाता है कि पीटीआई के धरने का और इस धरने का एक कंपैरिजन इंसान करना शुरू कर देता है। मगर उसकी एक बहुत बड़ी वजह कि उसमें कुछ नहीं हुआ था, सबसे बड़ी वजह ये थी कि नून लीग को एक क्रेडिट दें कि इन्होंने, या ब्यूरोक्रेट्स को दें जो उस वक्त थे, कि इन्होंने वायलेंस नहीं होने दिया। इन्होंने 126 दिन तक एक्सट्रीम बर्दाश्त दिखाई, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त दिखाई, और यहाँ तक था कि नवाज शरीफ, मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है कि वो चौधरी निसार पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ये ताहिर आलम साहब आईजी थे, वो उनको अहकाम थे कि अगर निसार साहब कहें भी ना तो इनकी नहीं माननी, डायरेक्टली हमारे से चेक करना। वो बिल्कुल चौधरी निसार पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि ये इनकी पता नहीं क्या गेम होगी, ये मरवा ना दें हमें, तो वो वायलेंस नहीं उन्होंने होने दिया। हाँ, आखिर में जब चौधरी निसार और बीच में कुछ लोगों का हो गया कि गोली चला दी जाए, तो फिर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स जो थे यहाँ पे लोग भूल गए हैं, वो एक मोहम्मद अली नेकोकारा थे, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब आप, मैं नहीं चलाऊंगा, और उसी सिलसिले में उनकी नौकरी भी चली गई थी। आफ्ताब चीमा साहब जो आईजी थे बाद में लगाए गए, उन्होंने भी कहा कि वो उनके उस वक्त आईजी थे, उनके बाद ताहिर आलम लगाए गए थे, सॉरी उनको हटाया गया था, उनको हटा दिया था, मगर उन्होंने कहा मैं गोली नहीं चलाऊंगा। तो वो उनकी वजह से भी वायलेंस नहीं हुआ। तो ये इनकी हैंडलिंग थी। अब पीटीआई के डिपेंड करता है कि ये इसको क्या हैंडल करेंगे, क्योंकि इनका देखा है हमने मौलाना फजल रहमान का जब धरना हुआ था तो वो छोटे सा, इसके मुकाबले में धरना छोटा था, मगर इनके हाथ पांव फूल गए थे, इनसे समझ नहीं आ रहा था कि इनको क्या है। और इनके इर्द गिर्द कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग भी मुझे नहीं नज़र आते, कम से कम पता नहीं शायद होंगे, छुपा के रखे होंगे। तो लास्ट में कह दूं कि इसमें कोई ख़तरनाक पहलू ये हैं कि गुजरांवाले में भी हो जाएगा, ख़तरनाक होगा एक कोयटा के अंदर, कोयटा में, कराची में भी पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। दूसरा ये है कि इस फ़र्क ये है कि इसके अंदर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहा था, और एस्टेब्लिशमेंट अंपायर जो है ना वो पीटीआई के साथ नज़र आता था। अभी यहाँ उल्टा है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर ज़ाहिर है टीवी वगैरह पे तो शायद बैन लगा दिया है इन्होंने, वो नहीं दिखाई जाएगी, मगर वहाँ दिखाई जाएगी कि पता नहीं वो टोन में क्या बातें करते हैं और कोयटा में करते हैं, और वहाँ पे हसासियत बड़ी बढ़ जाती है। खुदा न खास्ता कोरोना और तकरीबकारी तो छोड़ें, वो जो ज़ुबानी तकरीबकारी होगी उसका क्या एक रिज़ल्ट निकलेगा, तो वो एक बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क ये है। लास्टली कि आप एज्यूम कर लें कि ये अपना मकसद इनका है कि कोहराम मचाना, यहाँ पे एक मुसीबत पड़ जाए कि घुटनों पे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट आ जाए। लेट्स से कि हो जाता है, इतनी क़यामत आती है कि यहाँ पे लार्ज स्केल वायलेंस हो जाता है, गवर्नमेंट स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, इस्टेब्लिशमेंट घुटनों पे आएगी, तो उससे क्या नतीजा निकलेगा। क्या उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब हो सकता है और ज़्यादा कड़ी अकाउंटेबिलिटी हो, और ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो, पता नहीं मार्शल खुदा न खास्ता लग सकता है, लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट बन सकती है,
और वो अगर इलेक्शन भी हो जाए फॉर एग्जांपल, इस बात की क्या श्योरिटी है कि उसके बाद ये समझते हैं कि इतना कुछ सेट हो या एप्पल कार्ट को डिस्टर्ब करके क्या ये होगा कि जनाब उसके बाद ये इनकी मर्जी के इलेक्शन हो जाएंगे और मरियम बीबी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी और नवाज शरीफ साहब विक्ट्री बना के आएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। इनसे पूछ लेंगे, मुझे हंसी भी जा रहे हैं कि इनके व्यूज पूछो। एक तो ये पॉइंट में, दूसरा कि ऑपोजिशन के जलसों से पहले जो अभी इस्लामाबाद में एहतजाज हो रहा है, जो कह रहे हैं धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, उसकी क्या वजह है, वो क्यों हो रहा है? मुझे आमिर साहब की बात पे जो हंसी आ रही थी ना मुसलसल, जब इन्होंने कहा कि शायद हंसते मैं डर जाता हूँ कि शायद इनके इर्द गिर्द कोई बड़े शाने लोग होंगे जो छुपा के रखे हुए हैं। फिर कोई छुपा के होते तो 2 सालों में तो मतलब कितना छुपा लेते हैं आप, कितना छुपा सकते तो नजर आ जाते। 2-3 चीज़ें हैं। ये जो कल्चर दिया था ना, बड़ी आपको ना सिकनिंग एनवायरनमेंट लगते। जब हम पहले देखते थे ना, बगदाद के सीन्स देखते थे हम, लीबिया के देखते थे, दीगर मुल्कों के, वहाँ पे इसी तरह कंटेनर लगे हुए हैं, वहाँ पे स्टॉपर्स लगे हुए हैं, तो हमें बड़ा अजीब सा फील होता। अफगानिस्तान को हमने देखते थे इस तरह की चीज़ें, तो हमें समझते थे ये किसी और दुनिया के है जिसकी हम तस्वीरें टीवी पे देखते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। और वक्ती और फिर हमने देखा कि वो सारी चीज़ें ना सिर्फ यहाँ पे हुई बल्कि हमारी लाइफ का नॉर्मल बन के रहेगी। रहमान मलिक साहब ने फार्मूला निकाला था ये कंटेनर्स वाला, अल्लाह भला करे जी, अल्लाह उनकी लंबी उम्र दराज करे, वो मजीद दोबारा बने जी इस मुल्क के वजीर दाखिला, और मजीद ऐसे ट्रेंड दे के जाएँ जो पूरी कौम को 2 मिनट में आके उनको एहसास दिला दें आप इराक में रह रहे हैं, आप लीबिया में रह रहे हैं, शाम में रह रहे हैं या दीगर मुल्कों में। ये उनका फार्मूला था कंटेनर्स वाला। ना वो देखते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, ना वो देखते हैं इम्पोर्ट के लिए चाहिए, ना वो देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। वो पकड़ धक्कड़, ये इनकी प्रायोरिटीज में बता रहा हूँ आपको किस तरीके का करते हैं। अभी भी देखें लॉकडाउन हो गया जनाब, यहाँ पे वही मेंटेलिटी है पीपल्स पार्टी दौर से शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा नवाज शरीफ साहब दौर चला उनका, फिर हमने देखा इमरान खान साहब जो खुद ये काम करते हैं उन पे होते थे, आज उनको भी वही फार्मूला दिया। ब्यूरोक्रेसी के पास एक ही सर फार्मूला है कि बंदा आपने वहां से कुआं से निकालना है तो भी वही तरीका है, बंदा दरख्त पे चढ़ के उसको उतार के आपने रस्से से खींचना है वो भी वही तरीका है। वन साइज फिट्स ऑल, बिल्कुल एक ही उन्होंने यहाँ पे एक उस फंदा बनाया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी ने, पुलिस ने दिया हुआ है कि जनाब यहाँ कंटेनर रख दें। जो होम से सारी सिकनिंग जो यहाँ पे आपको होती है जिस तरीके की, उसका कोई ना। आपने पूछा ना इनसे हुकूमत कहाँ डरी हुई है। अगले ज़मानों में कल्ले बना लेते थे, आपको पता है, अगर ये फोर्सेज आती थी ना बैरून में, कोई हमलावर आते थे, पुराने दौर में हिंदुस्तान में तरीका था, बड़े बड़े आप यहाँ फोर्स बना लेते थे, वो फिर दुश्मन बैर मरे, बारिश हूँ, भूख से मरे, किस से मरे, वो खुद निकल जाते थे। आज के दौर में कंटेनर पर इन्होंने रखना शुरू कर दिए। सो ये इनका पैनिक है जो मुझे नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये दुनिया भर में होता है, अब शहर के अंदर ला के बैलेंस नहीं करते होते आप। अगर आपने रोकना भी है, मजमू को रोकना है, वो ठीक है जी, जमहूरियत में हर एक को राइट है, लेकिन राइट के लिए ये तय हुआ था कि आप वहाँ पे परेड ग्राउंड जो है वहाँ परेड ग्राउंड कर लें। एक शहर है इस्लामाबाद इस वक्त तबाह होकर रह चुका है। आप इसकी सफाई देख लें, इसकी आबादी देख लें, इसकी ट्रैफिक देख लें, ये इन्हीं धरनों से आ रही है। मतलब क्राइम रेट देख लें, क्योंकि लोग धरनों के साथ आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से मेरे जैसे आते हैं। जब वो शहर को देखने, बेचारा साहब जरा बेरोजगार हैं, बहुत सारे यहाँ टिक जाते हैं, बहुत सारे पीछे से बुला भी लेते हैं कि भाई साहब आ जाएं। इससे मौलाना वाले धरने में हुआ, ये बहुत सारा हुआ। मैंने उस वक्त भी कहा था मौलाना साहब वाले धरने में, मेरे पास गवाह हैं, मैंने कहा इसके बाद शहर का क्राइम रेट बढ़ेगा, और यकदम आपने धरना है भी नहीं है, फिर बंद हो गया इस्लामाबाद, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। अब यहाँ पे आपके अगर वो टीचर्स आए हुए हैं तो लोगों को आप बैठ के कोई बात कर लें, कुछ उनकी आप हुकूमतें रिस्पॉन्सिव होती हैं, कुछ 4 बंदे भेज दें, अब उनको डी चौक में ले आए, अब कल को डी चौक से हटाने के लिए इन्होंने बैलेंस करना है, ये तशद्दुद करना है। जैसे उन्होंने किया था, गोली मारने के आर्डर दिए थे, मोहम्मद अली नेकोकारा और आफ्ताब चीमा ने नहीं माने थे। चौधरी साल अली खान साहब का जो तरीका था, वो वहाँ पे आके उनकी बजाय मिलने की बजाय वो जो आपके आईजी साहब थे, वो आईजी साहब को डायरेक्ट रब्ता नहीं करते थे। हर महकमे में चौधरी साहब की आदत थी कि वहाँ का जो बॉस है उसको इंसल्ट करने के लिए वो निचले लेवल पे उनसे डायरेक्ट उस पे हो जाते थे। सो जो चीमा साहब ने इस्तीफा दिया हुआ कि हजूर अगर आपने चलानी है, या एडमिन SSP को भी आपने फ़ोन करना है, SHO को भी आपने करना है, और मैं बैठा हूँ तो मैं नहीं करता। वेरी ऑनरेबल ऑफ हिम। ऐसे नेकोकारा ने ये बात की थी, उसने कहा हजूर अगर हमने इनको हैंडल करना है तो आप मेहरबानी फरमाए हमें ऑर्डर ना करेंगे, इनको गोली चलानी है, कैसे चलानी है, क्योंकि आपने वहाँ मॉडल टाउन में क्या किया, मॉडल टाउन मैसेकर हो जाना था, यहाँ भी आपने वहाँ पे गोलियां चलवाई। यहाँ हुआ से ना 6-7 लोग मारे गए थे ना, या 500 लोग जख्मी भी हुए थे, अगर आपको याद हुआ था, वो आपको याद होगा। इन्होंने क्या कराया मॉडल टाउन में, इन्होंने मॉडल टाउन में बंदे मरवा दिए, ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने, और साथ सारा मलबा डाल दिया इस पे, पुलिस पे ओनरशिप नहीं ली।
तो उन्होंने कहा जनाब जब वहां पे आपने आगे पुलिस वाले कर देते, अगर हमने भी यहाँ पे आके केसेस भुगतने हैं तो फिर हमें फैसला करने दें कि गोली बच्चों पे औरतों पे हमने चलानी नहीं चलानी। चौधरी निसार अली खान साहब इतने आपको पता है वो तो हुसीले थे, उन्होंने नेकोकारा पे जनाब बाकायदा इंक्वायरी कमेटी बनाई, इस पे मेरा एजाज चौधरी साहब को बैठाया, उन्हें भी कुछ करा दिया, उनको फारिग करवा दिया, उन्होंने नौकरी से फारिग करवा दिया कि आपने यहाँ गोलियां क्यों नहीं चली बच्चों पे। बाद में इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब को भी दाद दें, इन्होंने उनको कोई कॉम्पनसेट नहीं किया, वो उनको छोड़े हैं। अगले इमरान खान साहब को दाद मैं देना चाहता हूं सर, उनका बड़ा दिल देखें, चौधरी साहब का तो देखें। इन्होंने फिर इमरान खान साहब ने मेजर आमिर साहब के घर पे जाके 2 घंटे चौधरी निसार अली खान साहब की 2018 के इलेक्शन से पहले, ये मैं 2014 की बात थी, फायरिंग वाला, जिसकी वजह से आफ्ताब चीमा अपनी नौकरी से गए, उन्होंने आईजीशिप छोड़ी, एक मोहम्मद अली नेकोकारा का फ्यूचर तबाह किया, जिन्होंने इनके वर्कर्स पे गोलियां चलाई, जख्मी किया, सब कुछ किया, टीआर का सब कुछ करवाया, वो चौधरी निसार अली खान ने करवाया था। इमरान खान साहब 2 घंटे मेजर आमिर साहब के घर बैठ के मिन्नतें करते रहे, उनको क्लीन उनको ब्लैंक चेक दिया है कि हमारी पार्टी में आने के लिए तुम्हें क्या कुछ चाहिए। 2 घंटे तक मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि इमरान खान साहब उसकी चौधरी निसार अली खान जिनके इनके वर्कर्स पे उन्होंने गोलियां चलाई, बंदे मरवाए, टीयर गैस, सब कुछ हुआ। मैं सियासत पाकिस्तान के लोगों को समझाना चाहता हूं कि इन लोगों में कोई आपके लिए हमदर्दी नहीं होती, ये रुथलेस हद तक जाते हैं। इनको वहां पे काम पड़ गया था, इन्होंने जनाब उनके घर पहुंच के मेजर आमिर साहब के चौधरी निसार अली खान साहब को पार्टी में लाना है, जिसने गोलियां चलवाई थी। आज अपोजिशन क्या कह रही है सर, मैं जरा इस पे आना चाह रहा हूँ, ये सारी इनकी तो अपनी जो भी पॉलिसी है। आज शायद खकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब के बयान पड़ा था, उतना जुल्म किया जाए जितना बर्दाश्त करें। भी आपके दौर में कौन सी आपने हजूर यहाँ पे आपने तो गोलियां चलवा दी थी, गोलियां तो चली थी, बाद में नेकोकारा को हटा दिया गया था। एक और मेरा ख्याल है एक उसमें ले जुनैजो साहब को आए थे, उनको ले आए थे कि जनाब कि मैं चला के दूंगा, ये तो डर गए हैं सारे के सारे। तो हजूर आपके दौर में भी पुलिस जी कुटती फटती आखिर पे आवाम है। एक मुझे पुलिस अफसर ने कहा था, उसने कहा शुक्र करें, मुझे अभी भी कहा, उसने शुक्र करें हमारा कथारसिस होगा पुलिस वालों का। वो आगे सारा साल हम निकम्मे बैठे, हम तो बंदा ढूंढ रहे होते हैं, कोई बंदा मिले किसी के सर में फटोड़ करें, कोई डंडे मारें, धूप पे बैठे हुए। उन्होंने कहा हमारे पुलिस के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम आ गया, ये थोड़ा सा भी करेंगे, लाठी चार्ज भी होगा, मुक्के शुक्के भी होंगे, यहाँ पे सारी चीजें चलेंगी। लास्टली मैं कह दूं, बात थोड़ी सी लंबी हो गई, अगर ये जलसा करने देते ये गोजरा वाला, भाई कौन सी ऐसी क्यामत आ जाएगी। इमरान खान साहब को कोई ये बात समझाने वाला नहीं है। भाई न्यूटन का वो जो उसका थर्ड लॉ है, तो वो यही है ना कि हर रिएक्शन हैज ए रिएक्शन। आपको इतनी समझ नहीं, आपको जो दबाने की कोशिश की नवाज शरीफ ने, आप दब गए। उन्होंने जो पीटीए के खिलाफ इतने इकदाम किए, आपकी पार्टी, उसने आपको जनरल जिया ने आके पूरी की पूरी उनकी पार्टी को फांसी लगा दी। भाई भुट्टो को फांसी लगाने का मतलब जो था पूरी पार्टी फांसी लग गई, हजारों वर्कर उनके जेल में गए, फांसियां लगे, तो भुट्टो की पार्टी खत्म होगी, पीपल्स पार्टी खत्म होगी। या इमरान खान साहब के खिलाफ मुसलसल 22 साल तक वो दबाते रहे इनको, तो इनकी ये पार्टी खत्म होगी कि अब ये उनको दबाएंगे, ये मौलाना को दबाएंगे, ये उसको आप पीपल्स पार्टी को दबाएंगे और नवाज लीग को। मैं शर्तिया कहता हूं, अगर ये जलसा कामयाब हो रहा है ना सर, ये इमरान खान साहब की वजह से हो रहे हैं, इनके स्टेप्स की वजह से हो रहा है। जितना ये उनको प्रेस करते जाएंगे, दीवार के अगेंस्ट लगाते जाएंगे, खुश होंगे। बेसिकली इमरान खान साहब उनको मदद दे रहे हैं, दे मस्ट बी सेंडिंग, वो कहते हैं थैंक यू लेटर टू खान साहब कि और पुलिस को यूज करें और आवाम को तंग करें, ताकि आपके खिलाफ नफरत भी बढ़े, लोग नारे मारते भी जाएं। पहले महंगाई की वजह से चीखें निकल रही हैं, अब आपके इन स्टेप्स की वजह से आपने अपोजिशन को दोबारा खड़ा किया है ना। मैं पहले भी कहता हूं 20 महीने में अगर खड़ा किया ना, इसका अगर कोई क्रेडिट किसी एक बंदे को मुझे देना हो, ना मैं नवाज शरीफ को दूंगा, ना मैं शाहिद खकान को दूंगा, ना मैं इसको बिलावल को दूंगा, द वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब। उनकी वजह से अभी जो ऑपोजिशन खड़ी है, द रीजन इज इमरान खान साहब। नाज़रीन, में ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर साहब, सीपैक के हवाले से बात करेंगे उनके साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, सीपैक के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही थी कि उसका मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाद खबर दी थी एग्जैक्टली कल के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था, इस पे असद उमर साहब हमने प्रोग्राम किया था सीपैक में कि खुदा ना खास्ता हमारे कंसर्न्स थे कि शायद सीपैक कुछ स्लो डाउन हो गया है, कुछ प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है। तो आज हमें असद उमर साहब जो कि प्लानिंग के मिनिस्टर भी हैं और सीपैक को भी देखते हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अस्सलाम वालेकुम असद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने कहा वो आपने आपका एक रिटर्न वर्जन हमारे पास तफसीलन आ गया हुआ है, जिसमें आपने वेहमेंटली डिनाई किया ये सारी चीज़ों को, वो स्लाइड्स में हमारे यहाँ चल रहा है। मैं क्लासर साहब और मैं जो हमने यहाँ पे बातें की लार्जली मैंने तो मैं वो दोहरा देता हूँ कि क्योंकि वो उस दिन आप मसरूफ़ थे कैबिनेट में,
तो आपसे बात नहीं हो सकी। तो ज़्यादा इसकी हमारी बात प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब से हुई, तो इसकी अगर कोई उसके अंदर गलत हो तो उनका ज़्यादा कसूर होगा। दो बातें थी प्राइमरीली उन्होंने कही। एक, उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा सीपैक का इस वक्त प्रोजेक्ट है ML1, जो कि पेशावर से लेके कराची की जो रेलवे लाइन है उसको जो एक्सपैंड भी करना है, इम्प्रूव भी करना है, और उसकी स्पीड जो है 160 किलोमीटर पे ट्रेन की लेके जानी है। उन्होंने कहा जी वो जो है बहुत हद तक स्लो डाउन हो गया, कुछ ने यहाँ तक भी खतरात बताए कि शायद बंद भी हो गया, वो शायद रिव्यू करें चाइनीज़ जो है। उनका ये कहना था कि उसकी बुनियादी वजह ये है कि 15% जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आ रही है, तो पाकिस्तान को जो कंपोनेंट डालना था उसमें 15% डालना था, कि जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी आपने उसके अंदर सिर्फ 6 अरब रुपया डाला है, जो कि सालाना 125 अरब रुपए के करीब जो है ना 125 अरब रुपए सालाना बनता था। ये 6 अरब उसके 15% नहीं बनता, वो 18-20 अरब होना चाहिए था। एक दूसरा उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था वो ये था कि क्योंकि आपने PSTP को 50% तकरीबन स्लैश कर दिया है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो बनने हैं 9, तो उनके लिए कम पैसे दिए गए हैं और गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की हुई हैं। उसकी वजह से जो है चाइनीज़ जो है वो बैकआउट कर रहे हैं। फ्लोर इज़ योर्स। सर, प्रोफेसर साहब जो है मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं जी, मुझसे ज़रा थोड़े से उम्र में ज़्यादा हैं और हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। तो मुझे लग रहा है आजकल ये जो उनके कायद जो हैं, उन्होंने जो तोपें खोली हुई है ना लंदन से बैठ के, उसकी वजह से टेंशन ज़्यादा हुई हुई है, तो थोड़े से फैक्ट्स के अंदर कंफ्यूज हो गए। दोनों चीज़ों को बता देता हूँ जी। ML1 के अंदर जो है चीन ने जो इब्तदाई ऑफर की है वो ये है कि 85% वो फाइनेंसिंग करेंगे और 15% जो है वो पाकिस्तान करे। हमने उनको काउंटर ऑफर जो हम कोशिश कर रहे हैं निगोशिएट करने की, वो ये है कि 90% वो करें और 10% हम, और उसकी हमारी बातचीत चल रही है। 6.8 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। उस 6.8 अरब डॉलर में से अगर 10% हमें देने पड़े तो 680 मिलियन डॉलर हैं, जो तकरीबन 115 अरब रुपए के करीब बनते हैं। और अगर 15% देने पड़े तो वो 1 बिलियन डॉलर बनता है, तो 165 अरब रुपए बन गए। ये मंसूबा जो है ये शुरू होना है 2021 के अंदर और ये ख़त्म होना है, मुकम्मल होना है 2029 में, 8 साल के अंदर। इसका जो पहला मरला है वो 4 साल में मुकम्मल होगा और पूरा मंसूबा जो है कराची से तोरखम तक का वो होगा 8 साल के अंदर। तो ये जो 100 कुछ अरब रुपए देने हैं ये 8 साल के अंदर हमने देने हैं, फौरी तौर पे नहीं है, क्योंकि ये अभी एक्नेक से अप्रूवल हुआ है और इसकी जब तक वो फाइनेंशियल क्लोज भरा होगा तो सिर्फ इब्तदाई काम हुआ होगा, तो इसलिए हमने 6 अरब रुपए डाले हैं। लेकिन अगर काम ज्यादा तेजी से हो गया और 6 के बजाय 12-18 करने पड़े तो वो भी हम कर देंगे, वो कोई इशू ही नहीं है। दूसरी चीज जो SEZs की उन्होंने बात की, SEZs के जो फैसलाबाद वाला है वो तो पिछले साल उसका इफ्तिताह भी हो चुका और अभी कल ही वो उसके जो चेयरमैन है उन्होंने मुझे अपडेट भेजी थी। बड़ा इंटरेस्ट भी शो हो रहा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, चाइनीज भी वहाँ पे लैंड ले रहे हैं। 2 जो इस साल होने हैं वो सिंध के अंदर धाबेजी है और खैबर पख्तूनख्वा में रशकई है। रशकई तो इफ्तिताह होने जा रहा है, अगले हफ्ते 10 दिन में इफ्तिताह हो जाएगा। धाबेजी जरा सा पीछे चल रहा है। वो दोनों के लिए जो यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी है, हमने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, उसके 3 अरब रुपए से ज्यादा रखे में, जो मुकम्मल जितनी भी रकम रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर मौजूद है। आखिरी चीज मैं सिर्फ ये कर दूं कि ये दोनों वो मंसूबे हैं, ये तो पहले स्टेप 1 से नहीं आगे चले थे जिस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई है। ना कोई SCC फाइनलाइज हुआ था और ना ML1 का कोई अप्रूवल हुआ था, नो CDWP, ना कोई एक्नेक, वो चाइना से तो उसकी दूर की बात, इसी तरीके से कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसका अप्रूवल भी नहीं हुआ था। तो ये सारे काम है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद शुरू हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ठीक ठाक चल रहे हैं। मैं जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तो प्रोफेसर साहब अगर दोबारा मेरे पास आपको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे तो दोबारा हम आपको रुजू करेंगे। मैं आपका प्रेजेंस का फ़ायदा उठाना चाहता हूं कि महंगाई पे आज जो है गवर्नमेंट की एक पूरी 3 मिनिस्टर्स की एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमें ये पता चला था कि आपने ख़ास तौर पे कैबिनेट के अंदर भी जो है ये सच्चाई को टेकअप किया कि चीनी जो है 73% बढ़ गई है आपकी गवर्नमेंट के दौरान और 53% जो है ना वो गंदम बढ़ गई है।
तो आज जो जवाब दिया उन्होंने, उससे तो उन्होंने डाल दिया है कि या अल्लाह पे डाल दिया है, और या उन्होंने कहा ये किसानों पे है कि जनाब वो बगैर किसी इंसेंटिव के कोई अनाउंस नहीं किए वो ठीक करेंगे, या फिर जो है ना अवाम ठीक करें। जो गवर्नमेंट के 3 कंपोनेंट मैं जो समझता हूँ, एक कंपोनेंट उसका पॉलिसी का होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उन्होंने मोर लेस एक्सेप्ट ही किया है कि जनाब हाँ हमने ये फोर्स ही नहीं किया था कि बाहर की दुनिया में ज़्यादा महंगी हो गई है गंदम, हमारे यहाँ सस्ती है, वो स्मगलिंग तो फिर होनी ही होती। दूसरा कंपोनेंट उसका वो भी उन्होंने मोर लेस एक्सेप्ट कर लिया कि जनाब जो गवर्नेंस के मसाइल हैं कि चोर बाजारी को रोकने के लिए वो भी हम नहीं कर सके। और तीसरे फिस्कल मेजर जो हैं कि पेट्रोल भी महंगा है क्योंकि महंगाई की ओवरऑल बात हो रही थी, और गैस और उसकी तो अलहदा बात करेंगे। तो क्या हम क्या समझें कि महंगाई बस ऐसे ही बर्दाश्त करनी है हमें? नहीं सर, इसके ऊपर जैसे आपको पता है कि वीकेंड में इतवार के दिन, शायद हफ्ते या इतवार को, वजीर आज़म ने खुद ऐलान किया था कि मैं मंडे से इस पर काम कर रहा हूँ और इसके ऊपर जल्द फैसले भी किए जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं, और मुतवस्सित तबका और जो गरीब है उस पर खास तौर पे प्रेशर पड़ रहा है। वो जैसे आपको पता है मैं महीने में एक दफ़ा काबीना को इकोनॉमी के ऊपर प्रेजेंटेशन अपडेट देता हूँ कि क्या आदाद शुमार चल रहे। तो इस दफ़ा मैंने खुसूसी तौर पे महंगाई, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज इस पर नज़र आ रहा था, उसके ऊपर फोकस किया था। तो कल भी वज़ीर आज़म ने तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का इजलास है वो पूरी इकनॉमिक टीम के साथ उन्होंने किया। मैं उसमें खुद तो शामिल नहीं हूं, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अल्लाह पे या अवाम पे छोड़ दिया को। मसलन गंदम की कीमत बढ़ाने के ऊपर समरी जो है वो बन भी गई है, उस पर इब्तदाई बातचीत भी हुई है। पीर के दिन उसका फैसला होगा ताकि किसान को जायज उसका हक मिले और उसको ऐसी कीमत मिले जिससे वो गंदम ज्यादा उगा सके। इसी तरीके से इंपोर्ट का भी चीनी का फैसला किया गया है, शायद 5 शिप्स का मुझे पता चला है कि वो फैसला हुआ है। तो खुद भी काम कर रही है हुकूमत, लेकिन हम अल्लाह ताला पे यकीन भी रखते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ भी साथ साथ करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मैं ज्वाइन किया। मैं जो ये कुछ उस प्रोसीडिंग को थोड़ा सा पता चल जाता है, पिछली कैबिनेट मीटिंग में, इसमें नहीं पिछली में, आपने वहाँ पे बड़ा अच्छा बोल्ड स्टांस लिया अपनी हुकूमत को, जो मेरी इतलात है, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं। आपने चार्जशीट भी किया 2 चीज़ों पे। एक तो आपने चीनी पे किया कि जब ये हुकूमत आई थी हमारी तो 155 रुपये थी, आज मेरा ख्याल 96 रुपये आपने बताई, 96 रुपये मेरा ख्याल 0.7 आपने बताई वहाँ पे फ़ी किलो। आपने गंदम की बात की। एक तो ये बताया, मेरा ख्याल है चीनी की ये जो था इसको इंपोर्ट करने का, बाहर भेजने का फैसला वेरी कंट्रोवर्शियल। जब आप यहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आपने लिया था, और आपको बताया गया था, मिल्स ने कहा था, ऑफ कोर्स आप ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था हमारे पास 20 लाख टन पड़ी हुई है, बड़ी सरप्लस पड़ी हुई है हमारे पास, आप अगर हमें 11 लाख टन भेजने दें तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये फैसला तो आपका था जिसकी वजह से सारी चीनी की कीमत बढ़ी है। जो चीनी आपने पिछले साल जो हमने देखा 30 ये जून तक ये सारी चीनी बाहर जा रही थी, 3 बिलियन रुपीस भी लेके मिलर, आज उसके 6 महीने बाद हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। सेम हैपेंड विद द व्हीट। कैबिनेट में यह भी बताया गया कि तमाम लोग आते हैं आपको आगे गलत डाटा देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मुख्तलिफ लॉबीज बैठी हुई हैं, वो ये आगे उनके जरिए आपको फीड करवाते हैं कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ये लेके आए थे, समरी लेके आए थे, उन्होंने ये चीनी की इनिशिएट की थी। आज जो सारा चीनी का ये आया है बुरहान हुआ, लोगों को पैसे देने पड़ गए 200 रुपए से ज्यादा। तो इसका अगर किसी पे मेरा ख्याल है ब्लेम या जिम्मेदारी आती है, अब्दुल रज़ाक ये दाऊद साहब लेके आए थे, आपने अप्रूवल दी, कैबिनेट अप्रूव किया, तो कहीं पे ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है। आपको फील नहीं होता कि सारे फैसले गलत हुए थे और आवाम को 200 रुपये आपके गलत फैसलों की वजह से पे करना पड़ गया। चीनी की कीमत उस वजह से बढ़ी है कि आपने उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, क्योंकि आपको कहा गया यहाँ पे 20 लाख टन पड़ी हुई है, वो सारा झूठ था। क्लासरा साहब, जो जिस वक्त फैसला किया गया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त आदाद शुमार के मुताबिक जब साल खत्म होना था और अगली फसल आनी थी, उस वक्त तक तकरीबन 10 लाख टन चीनी जो है फिर भी होनी थी हमारे पास, और हमारे जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक रखे जाते हैं वो 2 माह की कंजम्पशन के बराबर रखे जाते हैं, और हमारी माहाना कंजम्पशन जो है वो 4 लाख टन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी तकरीबन 8.5 लाख टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। और जब साल खत्म हुआ, आप आदाद शुमार खुद उठा के देख लें, जब साल खत्म हुआ तो वो उतनी चीनी मौजूद थी। चीनी की अवेलेबिलिटी के ऊपर झूठ नहीं बोला गया सर, वो तो अब तो पूरी रिपोर्ट में तफसील आ गई ना। जब आप कार्टेलाइजेशन करते हैं, जब मिल के बंद कमरों के अंदर मिल के ओनर फैसले करेंगे, जब चीनी जो है वो गोदाम में रिपोर्ट पूरी नहीं की जाएगी और उसको ऑफ द बुक्स ले जाया जाएगा,
जब जाली एक्सपोर्ट दिखाई जाएंगी अफगानिस्तान के लिए तो वो तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसने कोलूजन करके प्राइस बढ़ा दी। चीनी की कमी तो आपको जब गंदम की कमी हुई थी आपको याद होगा। मुकम्मल करें, थोड़ा सा रह गया मुझे मुकम्मल करने। साथ ही सवाल का जवाब दे दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं जो मुझे समझ आ रही है कि चीनी इस वक्त गोदामों में पड़ी हुई है और बड़ी तादाद में पड़ी हुई है, लेकिन क्योंकि चीनी माफिया, चीनी मालकान इतने पावरफुल हैं कि वो चीनी बाहर नहीं निकाल रहे और कीमत बढ़ा लिए, और हुकूमत ने उन पे क्रैक डाउन करने के खिलाफ बजाय कि वो जाती उनके गोदाम खोलती, उनके जाके उस पर छापे मारती, डिप्टी कमिश्नर यूज करती। आप लोगों ने अरबों डॉलर, जब मिलियंस ऑफ डॉलर निकाल के बैरून मुल्क आपने वहां से वो चीनी मंगा ली है। अपनी शुगर मिल वाले इतने पावरफुल हैं कि हुकूमत से आप उनको मजबूर नहीं कर सके कि आप कह रहे हैं कि चीनी तो पड़ी थी, चीनी तो थी, तो मतलब आप लोग हार गए हैं। ये शुगर माफिया ने पूरी हुकूमत को उन्होंने आगे डिफीट कर दिया, बाहर से मंगवा रहे हैं अगर चीनी अवेलेबल है आपके बकौल। मैं अगर मुकम्मल कर लूं, मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस वक्त गंदम की जनवरी या फरवरी में एक हफ्ते के लिए कमी हुई थी, पाकिस्तान के कुछ शहरों के अंदर 7 बजे से 11 बजे के प्रोग्राम पे गंदम की कमी की बात हो रही थी। हर खबर के अंदर गंदम की कमी की बात हो रही थी। रऊफ क्लासरा भी बात कर रहे थे, आमिर मतीन भी बात कर रहे थे। मुझे एक टीवी प्रोग्राम, एक खबर बता दें पिछले साल की जिसमें यह कहा हो कि चीनी की कमी है। एक खबर। सर चीनी की कभी हुई नहीं। दूसरा मैं आपको याद दिला दूं, आपको तो याद होगा लेकिन अवाम को याद दिला दूं, मैं 18 अप्रैल 2019 तक फाइनेंस मिनिस्टर था। हम उसके 1 साल नहीं तकरीबन 1.5 साल आगे की इस वक्त की सूरत हाल की बात कर रहे हैं। ऐसा देख एक थोड़ी सी बात सर, एक उसमें आपने जब फैसला किया था चीनी का, आपने चीनी का फैसला किया था और आप पे दबाव था, मुझे पता है थोड़ा सा, आपको आई हैव गुड आइडिया, आप खिलाफ थे इसके। तो फिर आपने एक और फैसला भी किया था कि हम यहाँ पे एक आप इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई थी ईसीसी की, जो इसकी चीनी की कीमतें देखेगी, चीनी की कीमत बढ़ने लगी थी, हम एक्सपोर्ट रोक देंगे। आपने 6 महीने 5 महीने कोई इजलास नहीं बुलाया था। आपने बिल्कुल चीनी की कीमतें भी बढ़ती रही हैं, प्राइसेस भी बढ़ती रही हैं, उसके बावजूद आपने कोई इजलास वहाँ पे नहीं बुलाया। और दूसरी बात अगर मैं जो बार बार पूछ रहा हूँ सर, अगर चीनी सरप्लस अभी भी आप कहते हैं चीनी की कोई किल्लत नहीं, तो फिर हम बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं या क्यों मंगवाने की जरूरत पेश है? आप तो एक्सपोर्ट कर रहे थे चीनी, अब हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं सर उसको? आप 2 साल में कंफ्यूज ना करें। मैं 2018-19 की बात कर रहा हूं, जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, जो मेरे सर आपने फैसला आपने किया था चीनी एक्सपोर्ट का। सुन लेना सर, वो फैसला तो 18, उसके बाद तो एक नई फसल आ गई, 1 साल और कंजम्पशन होगी। क्लासरा साहब 2020 की सितंबर की सूरत हाल को वो नई फसल की चीनी किधर गई है सर? आप अगर मुझे मुकम्मल करने देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा सर। ठीक है जी सर। 2018 की 2019 की जनवरी के अंदर जो है एक्सपोर्ट शुरू हुई, उसके 2 माह बाद में वजीर खजाना था। अप्रैल के शुरू में मैं गया अमेरिका, वापस। अब 4 महीने वजीर खजाना थे। नहीं सर, जनवरी के बीच में पहली एक्सपोर्ट हुई है। 18 अप्रैल को मेरा रेजिग्नेशन आया है। उससे पहले मैं 1 हफ्ते के लिए गया हुआ था अमेरिका। ठीक है ना, मैं 2.5 महीने काउंट कर लेते तो ठीक है। जो पहली इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का हेड मैं नहीं था, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के हेड रजाक दाऊद थे। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग होती है मेरे रिजाइन करने के बाद। अब मई के अंदर रिपोर्ट आ जाती है कि प्राइसेस बढ़नी शुरू हो रही है, इसलिए एक्सपोर्ट को रोक देना चाहिए। वो क्यों नहीं हुई? वो जो काबीना में उस वक्त थे उनसे जरूर पूछे। उससे 18 महीने के बाद जो इस वक्त सूरत हाल है, उसको आप वो मार्च की एक्सपोर्ट से मेरे ख्याल में तो जरा गंदम पे आते हैं सर, एक गंदों पे आते हैं सर। आज आप हमारे हाथ लाके गए तो सारे सवाल आपसे हमारे सवाल बड़े हैं और इश्यूज बड़े हैं। उम्मीद है कि आप आते रहेंगे। अगली दफा पूरा प्रोग्राम आपने करना है हमारे और बड़े मुझे कहने दे, स्क्रीन पे कहने दे, आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ यू। आपकी ये बड़ाई है, ज़र्फ है, ना आपने कभी ये तल्लुकात ख़राब किए हैं, ना आपने मुंह बिगाड़ा है, ना कभी आपने कोई हॉस्टाइल हुए हैं। इट्स ए वेरी रेयर। वो 3-4 लोग हैं पूरे मुल्क में सियासतदानों में जिसमें मैं आपको कैटेगराइज करता हूँ कि डिस्पाइट ऑल माई उस पर क्रिटिसिज्म, आपने कभी कोई ज़ाती तल्लुकात या कभी आपने इवन मिलते हुए कभी गिला नहीं कि वेरी ये नई साफ यू मुझे स्क्रीन पे ये बात कहने दें। अब सर आते हैं, जरा वीट पे आते हैं सर। आपने वीट की अभी बात की कि अभी आप ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। पिछली ही मेरा ख्याल कैबिनेट में ये सारी डिस्कशन हुई है और उस पर उन्होंने कहा जनाब कि वीट की कीमत क्योंकि नहीं बढ़ी थी तो लिहाजा हमने नहीं बढ़ी। सर आपको याद होगा बिकॉज अगेन, लेकिन थोड़ा सा कैबिनेट में आप अगेन कुछ अर्से के लिए नहीं भी थे। एक समरी बना के भेजी थी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, जिसमें कहा गया था कि गंदम की कीमत बढ़ाएं। इमरान खान साहब के पास ये पेश की गई थी, वजारत ज़राअत ने की।
पूरी सी कैबिनेट ने उसी समरी को उठा के बाहर फेंक दिया कि नहीं जनाब हम नहीं करते। शेख रशीद साहब सबसे ज्यादा रोला डालते हैं, एमक्यूएम डालते हैं, वो जी देखें यहाँ पे ये महंगाई होगी, वो ये नहीं देखते कि इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या है। आज अगर हम गंदम इंपोर्ट हो रही है ना मिलियंस ऑफ डॉलर की, तो मैं शेख रशीद साहब को ब्लेम करूंगा कि उन्हीं की वजह से फैसले नहीं होने देते। उन्होंने शौकत अजीज को भी कीमत नहीं बढ़ाने दी थी, उन्होंने वीट की जनाब मुशर्रफ दौर में फिर 2 अरब डॉलर की मंगवाई थी बाहर से, अब भी उन्होंने इमरान खान साहब के साथ वही खेल खेला। शेख साहब ने, आपकी कैबिनेट ने इनकार कर दिया था कि हम 75 रुपए भी नहीं बढ़ाते, लीव अलोन के मतलब ज्यादा पैसे बढ़ाएं। वो ये उसके सिंध के मुराद अली शाह साहब ने कीमत बढ़ाई, उसके बाद आपकी हुकूमत मजबूर होगी कि हम इसको मैचिंग करें। तो ये जो क्राइसिस वीट का है जिसको आपने अभी 2 हफ्ते पहले डिस्कशन किया लास्ट वीक, तो आपकी कैबिनेट के पास वीट की प्राइस का इशू आया था, इन्होंने उस वक्त आके फोर्स ही नहीं किया, उस वक्त कीमतें बढ़ाई जाती तो आज मिलियंस ऑफ डॉलर आप उसको उनको और वो कहते रशियंस को ना दे रहे होते। सो आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि यहाँ पे पुअर ये उसकी हो रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, डिलेड आपके फैसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको चीनी भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ी है, वीट भी करनी पड़ी है। जो फैसला आपको पिछले साल करना चाहिए था वो आप इस साल कर रहे हैं वीट पे। सर इसमें क्लासर साहब जो चीनी में, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व था इसलिए मैंने आपको तफसीली जवाब दिया था। मैं आपको पता है कि 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन हुई थी मेरी दोबारा ज्वाइन करने की। वो तकरीबन फैसला जो है गंदम की कीमत का उसी वक्त हुआ था। मुझे सच्ची बात है बिल्कुल याद भी नहीं कि इसमें कोई बहस हुई थी या शेख रशीद ने अपोज किया था। हो सकता है मेरे आने से फौरन पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, लेकिन उस वक्त जो टारगेट सेट किया गया था तो वो 27 लाख टन किया गया था। तो अगर 27 लाख टन की एक्सपेक्टेशन थी तो पाकिस्तान की वो कंजम्पशन के लिए पूरी थी। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैं उस वक्त था नहीं, ये अभी डिस्कशन इस वक्त हो रही है अगले साल की फसल के लिए, तो यहाँ तो मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं, लेकिन इट विल बी मेरे लिए अनफेयर होगा कि मैं किसी और को क्रिटिसाइज कर दूं विदाउट नोइंग द डिटेल्स कि उस वक्त डिस्कशन के अंदर क्या क्या बातचीत हुई थी। असद मैं ये सिर्फ शुगर का, चीनी का और गंदम का मसला नहीं है, ये सारी अजनास का एग्रीकल्चर का जनरली इशू है। अजनास का भी, दालों का भी मसला है। और कॉटन खासतौर पे जो है पिछले साल 15 मिलियन बेल्स का कर रहे थे, नीचे आते आते $8.5 मिलियन के बेल्स के ऊपर आ गई हुई है। क्वेश्चन ये आज मैं सुन रहा था फ़खर इमाम साहब और शामुद कुरैशी कि नेक्स्ट ईयर की आप बात कर रहे हैं, अभी भी आज उन्होंने ये कहा कि जनाब सीड देखें ना वो तो 10 साल लग जाते हैं बनते हुए, और वो हमने चाइनीज़ को अब कहा है, और बाकी जो है बगैर किसान को इंसेंटिव दिए हुए आप बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा 30 रुपए का आप लेवी ले रहे हैं, आप फर्टिलाइज़र उनको सस्ता नहीं मिल रहा बगैर इंसेंटिव के, और ये जो सारा पैसा कमा रहे हैं ये मिडल मैन कमा रहे हैं। ये जो चीनी का गैप है और वो उसका गैप है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इससे डिफरेंट रिजल्ट होगा? सर लास्ट मिनट क्विकली। सर ये जो है एक जो अच्छी चीज अगर आप मुझसे पूछेंगे यार तुम अक्टूबर 2019 में वापस आए थे, पिछले 1 साल में कोई काम ढंग का किया, तो उसमें से एक अच्छी चीज भी आपने फर्टिलाइजर की बात की, वो मेरी ही प्रपोजल के ऊपर और काफी इसरार के बाद जो है जीएसटी खत्म किया गया था और 400 रुपए बोरी यूरिया की कीमत कम हुई थी। तो एक तो मैं इनपुट का मैंने कहा हाईलाइट कर दूं कि वो बड़ी चीज हुई थी किसान के लिए। अभी भी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, अच्छा फैसला गंदम की कीमत का वो होगा जहां किसान को अपनी पूरी जो उसकी कॉस्ट है गंदम पैदा करने की वो मिले और उसके अलावा उसको एक जायज मुनाफा भी मिले, और साथ साथ उससे जो आटा बनना है और मुतवस्सित तबके और गरीब ने खास तौर पे शहरी इलाके में खाना है उसको भी जरूरत से ज्यादा अफराद दर का सामना ना करना पड़े। ये दोनों बैलेंस करके चलना है। आपने प्रोड्यूसर का भी जो है, किसान का भी ख्याल रखना है, और आपने जो जिसने इस्तेमाल करना है आटा उस आवाम को भी ख्याल रखना है, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने प्रोग्राम के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।